आज हम फिर हाजिर हैं आज आप लोगों के लिए। आज का तीसरा वीडियो होगा कॉन्ट्रैक्ट के प्रपोजल एंड कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल पे। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द एंड एग्रीमेंट्स। सो एग्रीमेंट्स में वी हैव डिस्कस अबाउट द वॉइड एग्रीमेंट्स, वैलिड एग्रीमेंट्स एंड wordable agreements and what is the total concept of a contract. So now today we will start it from proposal. So आज का टॉपिक है प्रपोजल, प्रस्ताव। और जब भी हम प्रपोजल की बात करते हैं तो हम जनरल लाइफ में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट में कि डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज अराइजेज होते हैं जिसमें हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि हम एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये ऑफ़र देती है, ये प्रपोजल देती है कि दूसरा पार्टी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और एक्सेप्टेंस के बाद वो प्रपोजल ऑफ प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाए और वो प्रॉमिस जो है जब कंसिडरेशन के साथ अटैच होकर के एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो और वो एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले तो इन जनरली हम लोगों ने ये देखा कि बहुत ईजिली हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑफ़र हुआ, प्रपोजल को एक्सेप्टेंस किया, फिर एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बना, प्रॉमिस फिर कंसिडरेशन के साथ एग्रीमेंट बना और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जब हम इसके टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं तो प्रपोजल में भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं कि कब वो प्रपोजल कम्युनिकेट होता है और कब नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑफ़र और अ प्रपोजल। तो जब भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं तो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ प्रपोजल। और प्रपोजल की डेफिनेशन है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence, he has sought to make a proposal. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दो तीन ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम देख करके समझ सकते हैं कि क्या होता है प्रपोजल। तो यहाँ पे पहला टर्म्स है कि वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को ऑब्टेन करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए या तो वो कुछ करने और ना करने का एसेंट लेता है विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर। अपोजिट पार्टी का एसेंट लेता है इस पर्पज से कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कुछ करने और कुछ ना करने के लिए। तो ये जो एसेंट है जो कि अपोजिट पार्टी की विलिंगनेस जानना, दैट इज़ द प्रपोजल। और ये जो प्रपोजल है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन है। जैसे कि ए विलिंगनेस टू सेल हिज रेडियो सेड टू बी worth rupees 500 if B accept this proposal for the same, that will be the amount of proposal from A to B। अगर A क्या करता है, अपना रेडियो B को बेच रहा है 500 रुपये में, विलिंगनेस शो कर रहा है, A इज विलिंगनेस टू सेल हिज रेडियो एंड B एक्सेप्ट। सो जो भी विलिंगनेस ऑब्टेन करने का A का पर्पस था वो क्या हो गया, प्रपोजल हो गया। लेकिन जब प्रपोजल आगे इंक्रीज होता है, जब उसका प्रोसेस प्रपोजल की बढ़ती है और उस प्रपोजल को अपोजिट पार्टी और एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट बोलते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल यू कैन सी कि व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट to make an agreement, the first thing is creating to give a offer. Okay, and when offer is accepted, that is becomes a promise. Okay, so whenever we are entering into the agreement, there is a requirement of a two parties. Okay, two parties, and two parties is in the mutual obligation to accept the agreement and to create the agreement. Okay, so according to the section 2E, when every promise or set of a promise forming a consideration to each other, that will be the converted into the agreement. So
जब भी हमको एग्रीमेंट को बनाना होगा तो सबसे पहले एक पार्टी क्या करेगी, दूसरे पार्टी को ऑफर करेगी, एंड दैट ऑफर, वो जो ऑफर होगा जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्रॉमिस क्या हो जाता है, जब भी कंसिडरेशन के साथ आता है तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है। तो जब भी कब हम कोई एग्रीमेंट फॉर्म करने जाते हैं तो उसके लिए ऑफर इज इम्पॉर्टेंट। तो ऑफर इज द विलिंगनेस ऑफ टू सिग्निफाई द विलिंगनेस ऑफ अपोजिट पार्टी। जैसे भी जब भी हम कोई चीज़ किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और हमें कुछ बेचना है, तो जब हम उसकी विलिंगनेस को सिग्निफाई करते हैं तो वो क्या होता है, प्रपोजल होता है। अब प्रपोजल के एसेंशियल्स क्या हैं एज पर द डेफिनेशन। सो द प्रपोजल का पहला डेफिनेशन एसेंशियल ये है कि जब भी कोई पर्सन ऑफर और प्रपोजल बनाता है, सो दैट इज नोन एज अ प्रॉमिसर, और जो उसको एक्सेप्ट करता है दैट इज द प्रॉमिसी और अ एक्सेप्टर। तो जो प्रॉमिस करेगा दैट इज द प्रॉमिसर और ऑफरर, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा दैट इज द प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो भी विलिंगनेस होगी, द प्रपोजर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और कैरी आउट एन एक्शन। यहाँ पे क्या है कि जो भी विलिंगनेस होगा दैट विल बी द सिंपली आइडेंटिफाई द विलिंगनेस ऑफ अ अदर पर्सन। तो जब विलिंगनेस को आइडेंटिफाई करेगा और विलिंगनेस को एक्सेप्ट करेगा अपोजिट पार्टी से, या विलिंगनेस का एसेंट के लिए अपने विलिंगनेस शो करेगा, सो दैट इज टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। सो टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मीन्स कि वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव एंड निगेटिव मीन्स कि कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। तो कुछ ना करना इज ऑल्सो अ वैलिड ऑफर। कुछ ना करना इज ऑल्सो अ वैलिड ऑफर। तो जब अब भी हम ऑफर को फॉर्म करते हैं तो वो क्या होगा कि हम एक पार्टी दूसरे पार्टी के विलिंगनेस को सिग्निफाई करती है, और वो विलिंगनेस कैसा हो सकता है, कुछ करने और ना करने का। तो कुछ करना और ना करना बोथ आर अ वैलिड ऑफर। ओके, तो ये ऑफर फॉर्म होता है। अब बात आती है कि जब भी हम ऑफर अपोजिट पार्टी को करते हैं तो वो ऑफर कम्युनिकेट कब होगा, उस कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा उस ऑफर का। सो द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज पर द सेक्शन 2A, दैट इज सिग्निफाई हिज विलिंगनेस। जब भी हम विलिंगनेस को सिग्निफाई करते हैं दैट इज शोइंग द टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, दैट इज द that will be the done by the any way of a communication। तो जो विलिंगनेस को सिग्निफाई करते हैं उसी को ऑफर का कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब भी हम किसी एक पर्सन से, जैसे कि ए बी को ऑफर करता है, तो जब भी बी कोई चीज़ ऑफर करेगा किसी चीज़ को बेचने का, तो जब वो बेचने का ऑफर करेगा बी को, तो वो जो विलिंगनेस होगी बी की ऑब्टेन करने का फॉर द पर्पज ऑफ अ सेलिंग, वो विलिंगनेस दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो ए का जो सेल करने का पर्पज है, उसका जो बी का एसेंट लेने का, बी से एसेंट लेने का पर्पज है, जब वो अपने ऑफर को कम्युनिकेट करता है, जब वो बी तक पहुंचाएगा एक्सेप्टर तक, तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो सिग्निफाई हिज विलिंगनेस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। किस चीज़ का सिग्निफाई कर रहा है विलिंगनेस, कुछ करने और कुछ ना करने का। तो वो कुछ करने और ना करने का करने के पर्पज से जब बी अपोजिट पार्टी की विलिंगनेस को ऑब्टेन करना होता है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। विदाउट कम्युनिकेशन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि वो ऑफर कम्युनिकेट कैसे होगा। ठीक है, तो ऑफर हाउ कम्युनिकेटेड, जब भी ऑफर कम्युनिकेट होगा तो ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का प्रोविजंस है किसमें, सेक्शन हाउ द ऑफर इज कम्युनिकेटेड, इट इज प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 3 and 4। तो 3 इज सेइंग कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सेक्शन 3 ये बताता है कि द प्रपोजल नीड टू बी कम्युनिकेटेड। प्रपोजल क्या होगा, कम्युनिकेट होना आवश्यक है, किसको, अपोजिट पार्टी को, फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। कौन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए प्रपोजल का कम्युनिकेशन एक्सेप्टर तक कम्युनिकेट होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेप्टर
कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं सकता। तो एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर का कम्युनिकेट होना इम्पॉर्टेंट है। एंड सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज डिफाइन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब ऑफर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल, तो ये कैसे होगा? पोस्ट के थ्रू होगा। एंड विल हैव नो इफेक्ट अंटिल द रीचेस टू द ऑफरी। जब तक ऑफरी तक पहुंच नहीं जाता है पोस्ट के थ्रू, तब तक वो ऑफर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है कि व्हेन द ऑफर इज कम्युनिकेटेड, दिस इज द टेक्निकल पॉइंट कि ऑफर कब कम्युनिकेट होता है। तो सेक्शन 4 में है कि पहले, जैसे कि ऑलवेज कीप इन माइंड ए एंड बी इज द पार्टी, ए जो है एक्सेप्टर है, बी इज द प्रपोजर। अब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ऑफर तभी कम्युनिकेट होगा जब ये बी के नॉलेज में आ जाएगा। अगर ए ऑफर देता है और वो बी के नॉलेज में आ गया है तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अगेंस्ट द प्रपोजर। अगेंस्ट द प्रपोजर मतलब कि जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट एक्सेप्टेंस का लेटर डिस्पैच हो जाएगा और ए बाउंड हो जाता है लीगल ऑब्लिगेशन के लिए। तो जैसे ही बी क्या करेगा, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डालेगा एक्सेप्टेंस लेटर, ए इज बाउंड टू फॉलो द एग्रीमेंट। अब ए डिनाई नहीं कर सकता है अपने ऑफर को कंप्लीट करने से या फिर अपने किसी भी गुड्स को बेचने से, अगर वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो। और अगेंस्ट द बी मतलब अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा? जैसे ही वो एक्सेप्टेंस लेटर ए के नॉलेज में आ जाएगा, और नाउ बी कैन नॉट से कि आई एम नॉट रेडी टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो ये नहीं कह सकता कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करेगा या फिर एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ। तो बाइंडिंगनेस क्या है कि जैसे ही बी उस लेटर को पोस्ट में डालेगा, ए बाउंड हो जाएगा, और जैसे ही वो लेटर ए के पास पहुंचेगा, बी बाउंड हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस के लिए। तो इसको बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर और अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ओके, नाउ अब बात आती है कि वो कब हम रेवोकेशन को एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। तो हम एक्सेप्टेंस को तभी रिवोक कर सकते हैं जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ना हुआ हो। तो पहली बात आती है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। जैसे मान लो कि अगर ए बी को रिवोक करना है एक्सेप्टेंस को, और बी ने एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया है, तो बी तभी एक्सेप्टेंस लेटर को रिवोक कर सकता है जब वो ए के नॉलेज में पहुंचने से क्या कहते हैं कि लेटर डिस्पैच होने से पहले, बी ए के नॉलेज में पहुंचने से पहले। अगर वो ए के नॉलेज में लेटर नहीं पहुंचा है जो एक्सेप्टेंस लेटर बी ने भेजा है, तो बी कैन रिवोक द एक्सेप्टेंस। एंड ए तभी रिवोक कर सकता है जब वो एक्सेप्टेंस लेटर बी पोस्ट में डालने से पहले। मतलब अगर ए को एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक करना है तो वो क्या कहते, एक्सेप्टेंस लेटर ए तो रिवोक करेगा नहीं, एक्सेप्टेंस को अवॉइड करना है तो प्रपोजल को रिवोक करेगा। तो ए प्रपोजल को तभी रिवोक कर सकता है जब भी उस एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट में डालने से पहले। एंड ए तब बी तब रिवोक करेगा एक्सेप्टेंस को जैसे ही वो लेटर ए तक पहुंचने से पहले, अगर बी ने रिवोकेशन का लेटर कम्युनिकेट कर दिया है ए को, तो वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं कि वो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मतलब ये है कि अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो भी पर्सन एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है, अगर उसने बनाया है तो वो तब बाउंड हो जाता है जैसे ही वो लेटर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। और जब वो पर्सन जिसके लिए वो एक एक्सेप्टेंस लेटर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर बनाया गया है, जैसे ही वो उसके नॉलेज में आ जाएगा। मतलब अगर बी रिवोक कर रहा है तो ये क्या कहते हैं कि बी इस कम्युनिकेशन जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है ए तक पहुंचने से पहले भी उसको रिवोक कर सकता है। और अगेंस्ट द बी जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर ए को पहुंचेगा, बी के लिए भी ये मान लिया जाएगा कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिवोक हो चुका है। ओके, क्लियर? अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। ठीक है, आप हमको कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।